जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है, आपसे पूछा गया है जो शब्द कौन सा सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सर्वप्रथम हम बात कर लें सर्वनाम की कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। यहां पर पूछा गया है जो शब्द कौन सा सर्वनाम है, तो जो हो गया क्या? तो जो हो गया, सो हो गया। ये जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहां पर संबंधवाचक सर्वनाम। ध्यान रखेंगे जो शब्द कौन सा सर्वनाम है तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निश्चय में यह हो गया। तो इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? उपयोग, अनुप्रयोग, प्रयोग, सदुपयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी वस्तु को व्यवहार में लाना यानी कि इसका प्रयोग करना। तो सही उत्तर हो जाएगा किसी वस्तु को व्यवहार में लाना यानी कि इसका आशय होगा प्रयोग करने से। तो किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? तो प्रयोग सही उत्तर हो जाएगा। अगला है जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास। तो सर्वप्रथम बात कर ले समास की कि समास के कितने भेद होते। तो समास के कितने भेद होते हैं? याद रखिएगा समास के 6 भेद होते हैं। कितने? तो समास के 6 भेद होते हैं। यहां पर पूछा गया है जिस समास में पूर्व पद गौर तथा उत्तर पद प्रधान हो तो वो समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या होगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। याद रखेंगे। द्वंद्व समास की बात कर लें तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे, बीच में आपको योजक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा। यह कह सकते हैं दोनों जो शब्द होंगे दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द होंगे, विलोम शब्द होंगे। बहुव्रीहि समास की बात करें तो जब किसी तीसरे पद की तरफ इशारा हो, दोनों पद प्रधान ना होकर के किसी तीसरे पद की तरफ इशारा हो तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे किसी भगवान जी का नाम हो गया, जैसे पीताम्बर हो गया, तो पीताम्बर में कौन सा समास है? तो आप कहेंगे कि बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ पर जिस समास में पूर्व पद गौर तथा उत्तर पद प्रधान हो तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास में तीसरे पद की तरफ इशारा, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होगा और तत्पुरुष समास में क्या होगा? तो कारक चिन्हों का लोप होगा। याद रखेंगे। अगला है क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? पक्ष, काल, भूतकाल या फिर वाक्य। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा काल कहेंगे। क्या? तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। याद रखेंगे। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग प्रश्न पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो यहां पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो दीमक भी क्या है? तो दीमक जो है स्त्रीलिंग है। रात हो गई, रात हो गई ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। वर्षा हो रही है, रहा है, रही है लगा करके, अच्छा अच्छी लगा करके आप देख सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। विधुर की बात करेंगे तो ये पुल्लिंग है। तो विधुर जो है फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला है जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजक द्वारा जुड़े हों वह क्या कहलाता है? उपवाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर सरल वाक्य। तो यहां पर बताना है जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजक द्वारा जुड़े हों वह कहलाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त वाक्य कहलाता है। क्या? तो जब दो उपवाक्य जुड़े होंगे योजक चिन्ह के द्वारा तो क्या होगा? संयुक्त वाक्य यहां पर आप लगाएंगे। अगला है कार्यालय आदेश किस लिए निकाले गए? आदेशों की सूचना है। मंत्रालय, संबंध विभाग, अनुभव या फिर इनमें से सभी। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा क्या? तो इनमें से सभी, क्योंकि कार्यालय आदेश किस जो है कार्यालय आदेश किस लिए निकाले गए? आदेशों की सूचना है। तो मंत्रालय का भी है, संबंध विभाग का भी है, अनुभव का भी है। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है
स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो आसान प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा 2। कितना? तो 2 स्वर। यहाँ पर प्रश्न है स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में बांटा गया है। अगला है व्युत्पत्ति या जो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 5 या फिर 6? तो अगर यहाँ पर पूछा जाता केवल संज्ञा के कितने भेद होते हैं, लिख देता कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको 5 लगाना होता है। लेकिन जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, यानी कि व्युत्पत्ति के आधार पर संख्या के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा 3 भेद। कितने? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर जब पूछ लिया जाए तो 5 लगा देना, या फिर ऐसे पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तभी भी आपको 5 ही लगाना है। अगला है भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? मौखिक, लिखित, मौखिक और लिखित, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा मौखिक भी है, लिखित भी है। तो राइट आंसर होगा मौखिक और लिखित। नेक्स्ट है मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पहाड़ी या फिर अवधी? तो मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? राइट आंसर होगा खड़ी बोली से। किससे? तो मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? तो सही उत्तर होगा खड़ी बोली। अगला है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी? 8, 9, 11 या फिर 14? तो बताना है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 स्वर हो जाएंगे। और व्यंजन पूछा जाए तो 33 है। कितने? तो हिंदी वर्णमाला में स्वर की जो संख्या है 11 और व्यंजन कितने हैं? तो 33। पूछ लिया जाए अयोगवाह कितने हैं? तो 2 अंक और आ। तो यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में स्वर पूछा गया है तो आप कितना लगाएंगे? तो 11 लगाएंगे। अगला है स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 5, 6 या फिर 7? तो स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो सही उत्तर होगा 4 भागों में। कितने? तो स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। अगला है जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव, तत्सम, देशज या फिर विदेशी? तो जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं, यानी कि बिना बदले हुए आ गए हैं, उन्हें क्या कहेंगे? तो तत्सम शब्द कहते हैं। क्या? तो जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहेंगे। और तद्भव की बात कर लें तो जो शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हैं और वह हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। याद रखेंगे। देशज की बात करेंगे तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही ना हो उन्हें देशज शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द की बात करें तो आपको पता ही है। अगला है सुमित सो रहा है इस वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रणर्थक क्रिया? तो सुमित सो रहा है, आपसे बीच में प्रश्न करिए सुमित सो रहा है तो सुमित क्या सो रहा है? आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो जब जवाब नहीं मिलेगा यानी कि कर्म नहीं है। तो सो रहा, हंसना, सोना, हंसना, ये जो क्रिया है ये अकर्मक क्रिया है। याद रखेंगे। जैसे आप जब वाक्य को देखें तो बीच में प्रश्न करिए, जैसे सुमित सो रहा है, सुमित सो रहा है, तो बीच में क्या लगाइए? सुमित क्या सो रहा है? तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, यानी कि कर्म नहीं है। तो जहां पर जिस वाक्य में कर्म ना हो वहां पर अकर्मक क्रिया होगी। जैसे यहां पर होता कि सुमित खाना खा रहा है, तब आप प्रश्न करते कि सुमित क्या खा रहा है? तो जवाब आपको मिलता है कि सुमित खाना खा रहा है। तो खाना जब कर्म हो गया तो सही उत्तर यहां पर हो जाता क्या? तो सकर्मक। इसलिए सुमित सो रहा है जब कर्म नहीं है तो अकर्मक क्रिया होगा। द्विकर्म में 2 कर्म होंगे। प्रार्थक क्रिया में जब किसी दूसरे से काम करवाया जाए। अगला है गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक बताइए। करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या फिर कर्म कारक? तो गरीबों को वस्त्र दो। सर्वप्रथम बात कर लें कि कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते। कितने? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अधिकरण में पर संबंध, काकी के, रारी ने, नानी ने, संबोधन, हे अरे। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कारक की जो चिन्ह है, कारक चिन्ह विभक्ति जिसको आप कह सकते हैं, अगर आपको याद है तो निश्चित ही आप कारक का सही उत्तर बता ही देंगे। करण कारक, कर्ता ने, कर्ता का जो कारक चिन्ह होता है ने होता है। कर्ता ने कर्म को, कर्म का जो कारक चिन्ह होगा को होगा। क्या? तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण का जो कारक चिन्ह होगा से होता है। संप्रदान के लिए, संप्रदान का जो कारक चिन्ह हो जाएगा के लिए हो जाएगा। अपादान से, अपादान का जो कारक चिन्ह हो जाएगा से हो जाएगा। तो यहां पर
गरीबों को वस्त्र दो, किसके लिए वस्त्र देने की बात की जा रही, गरीबों के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा संप्रदान कारक। एक प्रकार आप और ध्यान रखें, किस प्रकार, जब कहीं कुछ दान देने की बात हो, कुछ देने की बात हो, जहां पर दान दिया जा रहा है वहां पर संप्रदान कारक होगा। तो गरीबों को वस्त्र दो क्या होगा, संप्रदान कारक। वैसे संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है क्या, तो के लिए होता है क्या, किसके लिए दान दिया गया है, तो गरीबों के लिए, तब भी तो क्या होगा, संप्रदान कारक ही होगा। अगला है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, भारत, लड़का, कायर या फिर मित्रता। तो निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जिसको आप छू नहीं सकते, जिसका केवल आप अनुभव कर सकते हैं। भारत, भारत क्या है, भारत एक देश है, क्या है, दुनिया में अकेला है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़का क्या हो गया, लड़का की जैसे बहुत लड़के हैं, क्या हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा है। मित्रता की बात करेंगे तो मित्रता को आप छू नहीं सकते, केवल अनुभव ही कर सकते हैं। तो जिसे आप छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते, तो आप याद रखेंगे वहां पर भाववाचक संज्ञा होगा। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या होगा, तो याद रखेंगे 17 नंबर जो प्रश्न है सही उत्तर होगा। मित्रता भाववाचक संज्ञा किसमें है, तो मित्रता में। अगला है, हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी में वचन कितने होते हैं पूछा गया है, 2, 4, 5, 3। आसान है, 2 लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो अभी आपको हमने बताया था, जब उत्पत्ति के आधार पर पूछ लिया जाए कि उत्पत्ति के आधार पर संख्या के कितने भेद होते हैं, तब आपको कितना लगाना है, तो 3। लेकिन जब केवल पूछा जाए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद। कितने, तो 5 लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला है, और एक बात कहना चाहेंगे आपसे, अभी भी बहुत ऐसे शिक्षकगण हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज निवेदन है आप सभी से, वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और आगे हम काम कर सकें। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। और हाँ, याद रखना है आपको अंत में अपना स्कोर भी बताना है। कितने प्रश्न है, तो 35 प्रश्न है। अंत में कमेंट करके बताना है कि 35 प्रश्नों आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए। और अगर आप डेली प्रैक्टिस सेशन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करें और डेली 8 बजे जुड़ें। निश्चित ही आप हिंदी में भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, दाल, मई, गर्दन। तो दाल स्त्रीलिंग है, मई भी स्त्रीलिंग है, गर्दन भी स्त्रीलिंग है। लेकिन दर्द की बात करेंगे तो दर्द हो रहा है, ये क्या है, तो ये पुल्लिंग शब्द है। अगला है, वाच के कितने प्रकार होते, 3, 4, 5, 6। आसान है, लगाइए और आगे बढ़िए। तो वाच के कितने प्रकार होते हैं, 3। जल्दी से टिक करिए और आगे बढ़िए और अपने नंबर को अपने मार्क्स में जो है ऐड करिए। देने की जरूरत नहीं है, तुरंत क्लिक करिए और आगे बढ़िए, अपना समय बचाइए। और जो प्रश्न आपको लगते हैं कि हाँ थोड़ा टफ हैं, उन्हें आप टाइम दीजिए और सही कीजिए। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम विशेषण। क्रिया विशेषण आसान है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे उन्हें क्रिया विशेषण कहेंगे। अगला है, मदन तेजी से दौड़ा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक या फिर परिमाणवाचक। तो मदन तेजी से दौड़ा, मदन तेजी से दौड़ा, ये रीतिवाचक हो जाएगा क्या, तो मदन तेजी से दौड़ा रीतिवाचक क्रिया विशेषण का ये भेद है। कालवाचक की बात करेंगे तो जब काल का जिक्र हो, स्थान का जब जिक्र हो तो वहां पर स्थानवाचक होगा। तो इस प्रकार याद रखना है। अगला है, कौन सा शब्द अज शब्द का अर्थ नहीं है। तो अज शब्द का जो अर्थ होता है ये ब्रह्म भी होता है क्या, तो ब्रह्मा भी होता है। बकरा भी अज शब्द का अर्थ है, शिव भी अज शब्द का अर्थ, जबकि अनजान नहीं है। तो 4th ऑप्शन का चयन, यानी कि अनजान का जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, गागर में सागर, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। गगरी को सागर में डुबोना, अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, संक्षेप में गहरी बात कहना, छोटी बात को बहुत शब्दों में व्यक्त करना। तो संक्षेप में गहरी बात कहना। गागर में सागर मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा संक्षेप में गहरी बात कहना, याद रखना है। अगला है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फिर तमिल। तो सही उत्तर यहां पर हो जाएगा हिंदी को किसे, तो भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, तो हिंदी को। किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है, तो 343 में। किसमें, तो 343 में। अगला है, कर्ता के लिंग का पता ना होने पर क्रिया कौन सी होती, वचन के अनुसार, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में या फिर कर्ता के अनुसार। तो बताना है कि कर्ता के लिंग का पता जब ना हो तो क्रिया कौन सी होगी, तो सही उत्तर होगा पुल्लिंग। क्या, तो पुल्लिंग में किसने, तो राइट आंसर होगा पुल्लिंग। अगला है, निम्न में से कौन सा लेखक समालोचक नहीं है, रामचंद्र शुक्ल,
डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर सरदार पूर्ण सिंह। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। क्या होगा तो समालोचक नहीं है सरदार पूर्ण सिंह, बाकी रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये सभी समालोचक हैं। अगला है कुटज निबंध के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो कुटज के लेखक हैं कौन? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ये कुटज के लेखक हैं। कुटज निबंध के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 30 है, गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी, वृंदालाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो गिल्लू कहानी के जो लेखक हो जाएंगे, सही उत्तर होगा वृंदावन लाल वर्मा। क्या? तो गिल्लू कहानी के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। अगला है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 7 या फिर 8। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अगला है, पीपर पात सरिस मंडूला में अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या फिर यमक अलंकार। तो पीपर पात सरिस मंडूला, तो जब सरिस सब मिल जाए तो वहां पर आप क्या लगाएंगे? उपमा अलंकार लगाएंगे। क्या? तो उपमा अलंकार। अगला है, पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। तो पद्मावत के रचयिता हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। क्या? तो पद्मावत के रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। रामचरितमानस की शैली कैसी है? मुक्तक शैली, प्रबंध शैली, वर्णात्मक शैली या फिर परिमार्जित शैली। तो सही उत्तर होगा रामचरितमानस की शैली कौन सी है? राइट आंसर होगा क्या? प्रबंध शैली। क्या? तो रामचरितमानस की शैली है प्रबंध शैली, याद रखेंगे। 35 है, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? दास भाव, पति भाव, सखा भाव या फिर स्वामी भाव। तो सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? सही उत्तर हो जाएगा सखा भाव की थी। सूरदास की भक्ति जो थी ये सखा भाव की थी, याद रखेंगे। 36 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ब्रजभाषा की एक प्रमुख रचना का नाम क्या है? पंचवटी, उर्वशी, सूरसागर या फिर चिदंबरा। तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे और कमेंट करके बताइए कि 35 में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।